हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी बूस्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्ट है 1786। ठीक है, ये जो एक्ट आया है कार्टर एक्ट के बाद आया है। ठीक है, अब इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया है। वो क्या कह रहा है देखते हैं। ही शुड बी द पावर टू ओवरराइड द काउंसिल। जो काउंसिल होगी उसके ऊपर ये हेड बनना चाहते हैं। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब ही वुड बी आल्सो बी कमांडर इन चीफ। दो बातें आपको याद रखनी है किसमें? 1786 वाले कार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है। फिर 1793 वाले में क्या है? पहले इन्होंने क्या बोला कि हमें उस टाइम पे हमें गवर्नर बनाना है। फिर इन्होंने 1793 में रिफॉर्म कर दिया कि अब जितने भी गवर्नर आएंगे, फ्यूचर गवर्नर होंगे, वो काउंसिल पे ओवरराइड करेंगे, यानी काउंसिल के ही हेड होंगे। ठीक है, काउंसिल से ज्यादा उनकी पावर होगी, ऐसे समझना है आपको। गवर्नर जनरल एंड मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास। और उनको भी, जो इनकी प्रेसिडेंसी थी, उनको भी पावर दे दी गई। राइट, जो मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, यहां पर मोनोपोली को एक्सटेंड करा गया है। राइट, एक चीज ये याद रखिएगा, इट प्रोवाइड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में कमांडर इन चीफ नहीं होना चाहिए। अगर जब मेंबर है तो उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, और जो भी पैसा दिया जाता है, जो भी पैसा दिया जाएगा इन सब लोगों को, वो कहां से आएगा? इंडियन रेवेन्यू से आएगा। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। ठीक है, ये कार्टर एक्ट 1793 में ये सब बातें हुई हैं। ठीक है, दो बातें आपको ये याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंसी को लेके, मोनोपोली को लेके, ये चीज आपको याद रखिए। जो कमांडर इन चीफ है वो नहीं बनेगा जब तक वो मेंबर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर कार्टर एक्ट 1813 है। 93 में बताया गया था कि भाई 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली दे दी गई है। अब थोड़ा सा यहां चेंज हुआ है। 20 साल के बाद एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया है और जितनी भी ब्रिटिश कंपनियां हैं अब उनको सपोर्ट दिया गया कि भाई जाके अब तू बिजनेस कर, वहां पर तुम हिंदुस्तान में जाके बिजनेस करो। ठीक है, बस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको चाय के लिए इसकी मोनोपोली दी गई है और चाइना के साथ आपको बिजनेस करना है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस टाइम बेस्ट है उनके प्रोस्पेक्टिव से। अब यहां पर जो है और ब्रिटिश कंपनियों को जगह मिली है। एक पॉइंट ये आपका बना, इट असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी होगी। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन यानी हेड है। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखना है, कार्टर एक्ट 1830 में आपको ये याद रखना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए यहां पर। ये याद रखिएगा, रिवर्स क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, रिवर्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। वेस्टर्न एजुकेशन कब से लागू हुआ? 1813 के कार्टर एक्ट से। क्रिश्चियन मिशनरी कब से आए? 1813 के एक्ट से। ये याद रखिएगा। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पे इंपोज करा गया है टैक्सेस। तो ये आज हमारा पॉलिटिक्स का ये पॉइंट खत्म हो जाता है। थैंक यू। अब जो हमारा मेन सेगमेंट है वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी हर एग्जाम का हार्ट होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह होता है वोकैबुलरी। आप जनरल व्यू में भी आपको वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, कहीं भी, चाहे वो एग्जाम की बात हो, चाहे पैसेज की बात हो, एसे राइटिंग की बात हो। अब बिना देरी करे स्टार्ट कर देते हैं। अब एकर्ड का मतलब यानी कि एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब यानी कि किसी के साथ समझौता करना। गॉट इट? बोथ द कंट्रीज साइन ए पीस ऑफ एकर्ड। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यानी कि विश्वसनीयता। ठीक है, देयर इज ए नो अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब यानी कि संचय करना। ठीक है, संचय का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेट करना, जमा करना। राइट, एसरबिटी। एसरबिटी का मतलब यानी कि हार्शनेस, यानी कि सख्ती। एसरबिटी का मतलब यानी कि, ठीक, आई एम डिसगस्टेड बाय हर एसरबिटी, यानी कि मैं उसकी हार्शनेस से बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा हूं, डिसगस्ट कर रहा हूं, एशेम्ड कर रहा हूं। एक्वाइंट्स। एक्वाइंट्स का मतलब यानी किसी से परिचित होना। क्या होना? किसी से परिचित होना। गॉट इट? एक्वाइटल। एक्वाइटल का मतलब यानी कि किसी के ऊपर सजा
का दोष हुआ है और उसको बरी कर दिया जाए, यानी कि केस वेस लड़ने के बाद उसको सजा से मुक्त कर दिया जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्ज ऑफ ऑफेंस, एक्वाइटल यानी कि मुक्त कर देना, ठीक है। लैक ऑफ एविडेंसेस रिजल्टेड इन हिज एक्वाइटल, एक्वाइटल का मतलब दोष मुक्त, ठीक है, बाय इज्जत बरी, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक्रोमोनी, एक्रोमोनी का मतलब यानी कि बिटरनेस ऑफ स्पीच, आपकी जबान में कितनी तलखी है, ठीक है, इसी को एक्रोमोनी बोलते, कड़वाहट, राइट, ये चीज याद रखना। एक और बचा है क्या? अक्रॉस का मतलब साइड पोर्शन होता है, इसको हम अक्रॉस बोलते हैं, गॉट इट। तो ये भी आपका पॉइंट हो गया है। हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी बूस्टर में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टोन एज के बारे में। ये इनिशियल पॉइंट है और 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है इसकी, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल हम लोग एक पॉइंट पिकअप कर लेते हैं। तो स्टोन एज जो है, सबसे पहले इसमें पैलियोलिथिक है, फिर मीसोलिथिक है और फिर नियोलिथिक है। 3 एजेस आई हैं स्टोन की। तो सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक जो है 5 लाख से 10,000 BCE तक था। इसमें क्या था, जो हंटिंग होती थी, गैदरिंग होती थी, बस इतना काम था। फिर थोड़ा से वक्त और आगे बढ़ा, फिर मीसोलिथिक आया, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। मिडिल स्टोन एज में क्या है, यहां पर एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी होने लगा। बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, इतना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। एनिमल का डोमेस्टिकेशन होने लगा, ठीक है। और फिर तीसरे में नियोलिथिक है। नियोलिथिक कब से कब तक है, 9000 से 1000 BCE तक है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के साथ साथ डोमेस्टिकेशन भी यहां स्टार्ट हो गया। तो अब हम इस टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस जो है, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना होगा, ठीक है। पैलियोलिथिक का मतलब यानी कि पैलियो का मतलब यानी कि ओल्ड, और लिथिक का मतलब यानी कि स्टोन, यानी कि स्टोन, ओल्ड एज स्टोन के बारे में इसमें इन्होंने बताया है। शुरुआत में ये बताया गया था कि एग्रीकल्चर से इन लोगों का कोई नाता नहीं था। ये लोग शिकार करते थे, झुंड में बना के सब इकट्ठा कर लेते थे, मांस मच्छी जो भी था, ठीक है। ये सब यहाँ पर पैलियोलिथिक एज में करा जाता था। कुछ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैं और वहां क्या क्या मिला है ये हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं। तो अर्ली पैलियोलिथिक में भी क्या है, जिसको हम लोअर पैलियोलिथिक बोलते हैं, इसमें क्या है, चॉपर और हैंड एक्स मिले हैं, ठीक है। ये एरिया कौन सा था, पंजाब का था, पाकिस्तान का था, कश्मीर का था, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, और किस रिवर से बिलोंग करते हैं, सोन रिवर से। तो सोन रिवर को आप याद रखिएगा, ये पॉइंट आपका बन सकता है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा आता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है मिडिल पैलियोलिथिक है। इसमें जो है ब्लेड्स मिले, स्क्रैपर मिले, स्क्रैपर यानी कि छीलन वलन बनाने वाले, स्क्रैप बनाने वाले, घिसने वाले, ठीक है, इस तरह से याद कर लिएगा। नेवासा है, महाराष्ट्र है, डिडवाना है, बुद्धा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर थर्ड जो है अपर पैलियोलिथिक है। अपर पैलियोलिथिक में क्या मिला, ब्लेड मिला है, ठीक है। कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, कुर्नूल आ रहा है, ठीक है, कुर्नूल आ रहा है, मेरल भावी, ये कहाँ है, कर्नाटका में है, बघोर है, ठीक है। अब यहां पर एक बात ये याद रखिएगा कि होमोसेपियंस का अपीयरेंस हो गया है, होमोसेपियंस का अपीयरेंस हो गया है, ठीक है। और एक चीज ये याद रखिएगा, इस टाइम में लोग गुफाओं में रहना भी पसंद करते थे, यानी कि भीमबेटका जो भोपाल में है, ठीक है, उस गुफा में जो है ये लोग रहते थे, भीमबेटका शेल्टर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट आपको समझना होगा। और कुछ बातें हैं, बस बाकी इतना काफी है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सो हमने जो है ये डिस्कशन करा है पैलियोलिथिक का, ठीक है। वीकली 3 वीडियो हमारी जनरल स्टडी बूस्टर की आएंगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी बूस्टर में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री, दिलों की जान है ये। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, एडवेंट ऑफ यूरोपियन
इन इंडिया। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कौन कौन से टॉपिक हैं। छोटा सा टॉपिक रहता है इसमें, 8 in 1 ये लेक्चर होता है, ठीक है, जनरल स्टडी बूस्टर का, ठीक है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को ये आता है 3 बजे के करीब। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो डिक्लाइन हुआ है रोमन एम्पायर के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के हाथ में आ गया था, टर्क के हाथ में ये आ गया था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, जो सामान जाता था हिंदुस्तान से यूरोप, यूरोप से हिंदुस्तान, इसके बीच में अरब देश पड़ते थे, ठीक है। जब ये रोमन इनके कंट्रोल में आ गया तो जितने भी अरब्स थे वो हैवी रेवेन्यू इनसे चार्ज करने लगे। जितने भी शिप जाते थे रेड सी से, सारा पैसा इनको देना था, ठीक है, यानी कि रेंट देना पड़ता था। जो भी जहाज यहां से पास होगा रेड सी से, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जो है रेनेसां हुआ, रेनेसां का मतलब यानी कि डेवलपमेंट हुआ यूरोपियन मार्केट का। फिफ्टीन सेंचुरी में रेनेसां आया। रेनेसां के बाद जो है लोगों ने डिस्कवरी शुरू कर दी, शिप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, शिप बनाना शुरू कर दिया, नए नए रास्ते ढूंढने लगे ताकि हम वहां तक पहुंच जाएं। कहां? हिंदुस्तान तक, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हो रहा था स्पाइसेस का, कैलिकोस का। अब यहां पर जब डेवलपमेंट हुआ यूरोप में, तो उन लोगों को मांस मच्छी का शौक हुआ और फिर उसमें मसाले की जरूरत पड़ी। अब यहां मसाला जो है, ठीक, अब वो मसाले की खोज पे निकल पड़े। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर पोप निकोलस V ने प्रिंस हेनरी को एक जहाज दिया 1454 में और कहा कि भैया हम तुम्हें पैसा देते हैं, झोली में 4-5 लाख रुपए, करोड़ रुपए दे दिए कि भैया जाओ तुम दिन भर जो है सी रूट्स को तलाश करो जो हिंदुस्तान पहुंचने का रास्ता बताए, ठीक है। अब ये लोग सब लोग निकल पड़े, ठीक है। 1497 अंडर द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसल 1494 में हुआ था, रूल्स हुआ था कि स्पेन और पुर्तगाल दो ताकतें थी, किसी ने ईस्ट ले लिया, किसी ने वेस्ट ले लिया, दोनों में से ये चीज याद रखिएगा, किसमें? क्रिश्चियन वर्ल्ड में, बिटवीन द इमेजिनरी लाइन इन द अंटार्कटिक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर 1484-87 दैट पुर्तगीज नेविगेटर बार्थोलोमेओ डियाज केप ऑफ गुड होप्स, ये कहां पर है? अफ्रीका का है, ठीक है। यहां तक जो है ये लोग पहुंच गए थे, ठीक है, अफ्रीका के बिल्कुल टिप पे पहुंच गए थे। ये अफ्रीका बना हुआ है, ये यहां तक पहुंच गए थे, ठीक है। इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर अभी थोड़ा सा हमने मॉडरेट कर रखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम नेविगेटर्स के बारे में हम लोग पता करेंगे। थैंक यू। तो अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लास्ट लेक्चर में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पढ़ा था। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि जो आरबीआई है, आरबीआई का जो 2 गवर्नर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आरबीआई का सिस्टम बनेगा। आरबीआई है, ये ऑफिशियल बॉडी है और ये नॉन ऑफिशियल बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? ऑफिशियल बॉडी और ये नॉन ऑफिशियल बॉडी, ठीक है। ऑफिशियल बॉडी में आपको क्या देखना है? इसमें एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, ठीक है। 5 ये लोग हो गए, ठीक। नॉन ऑफिशियल मेंबर में 12 होते हैं, ठीक है। नॉन ऑफिशियल में 12 होते हैं और फिर 4 जो होते हैं अदर साइड से होते हैं, ठीक है, स्टेट्स वाइज भी, ठीक है। अदर ईच हैव लोकेटेड ऑन द बोर्ड, लोकल बोर्ड के 4 होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं वो किस अंडर में आते हैं? अंडर सेक्शन 8 आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन 8 1934 के अंडर में आते हैं। ये आपको याद रखना है, ये सब बेसिक फंडामेंटल है। जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं
वो सेक्शन 8 1934 एक्ट के अंडर में आते हैं। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ के जो 4 होते हैं वो कहां से होते हैं, ये चलिए देखते हैं। इनका जो प्रोटोकॉल होता है, टेन्योर्स होता है, वो 3 साल का होता है और वो री एलिजिबल भी हो जाते हैं। एक पॉइंट आप ये समझ लिएगा। जो 16 गवर्नर हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर जो 16 ऑफिशियल्स हैं उसमें जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये यहां से आते हैं, लोकेटेड 4 जगह से लोकेट किए जाते हैं। ठीक है, जो 4 लोकल बोर्ड होते हैं वो यहां से लेकर करते हैं, यानी कि जो 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से गवर्न होते हैं। एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा। ठीक है, जो इनकी मीटिंग होती है, मैक्सिमम मीटिंग जो होती 6 होती है, बट क्वार्टर पे 1 मीटिंग होती ही होती, मस्ट है। क्वार्टर का मतलब है कि हर 3 महीने पे 1 मीटिंग होना ही होना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जो गवर्नर है उसका क्या रोल है। ठीक है, क्या क्या सब्सिडी है, कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है। फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट रिसर्च कमेटी ये अपॉइंट करती है। इसको कौन हेड करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में ये आती है, ये सर्च करेगी, यहां पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 4 सब्सिडी होती हैं आरबीआई की, ये देख लीजिएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ऑफ कॉर्पोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक याद रखिएगा, और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज। आप ये 4 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आरबीआई में। ये इनकी सब्सिडरी है, सहायक जिसे बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। सब बहुत खतरनाक वाले पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल मिस ना करिएगा। मिंटिंग प्रेस कहाँ है, मिंट का मतलब है नहीं कि जो सिक्के बनाए जाते हैं वो कहाँ है, देवास में, मध्य प्रदेश में देवास है। नासिक है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, मैसूर में है। और सालबोनी, सालबोनी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये आज आपका ये पूरा फुल लेक्चर इकोनॉमी का खत्म हो गया। हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो आरबीआई से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।